यार दोस्तों, हम लोग का जो मैथ रीजनिंग का मॉक टेस्ट का जो बैच चल रहा है उसमें पिछले क्लास में यानी सरस्वती पूजा के पहले दिन के क्लास में जो है ना, हमने आपको 32 नंबर मॉक टेस्ट कंप्लीट करवाया था। और कल तो आपका मॉक टेस्ट बंद था, सरस्वती पूजा का दिन था, तो कल हमने छुट्टी दे दिया था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले मॉक टेस्ट के साथ, यानी मॉक टेस्ट नंबर 33 में हम लोग चलेंगे। आइए देखिए मॉक टेस्ट नंबर 33 का पहला सवाल। कहता है इसका मूल्यांकन करने के लिए बोला जा रहा है, यानी इसका मान आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। 1/4 प्लस में 1/28 प्लस में 1/70 प्लस में डॉट 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 1/9700। देखो ध्यान रखना कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या करना, प्रत्येक के हर को, है ना, यानी प्रत्येक के डिनोमिनेटर को दो भाग में ऐसा तोड़ना है कि हर बार पहला वाला का सेकेंड टर्म उसके अगला का फर्स्ट टर्म हो जाए। पहले इस बात का ख्याल रखना है। चलिए तोड़िए। अच्छा, इसको क्या लिखोगे? 1/4 को इसको लिख देते हैं 1/1 गुना क्या लिख देते हैं 4, है ना। अच्छा, प्लस में, अच्छा 28 को क्या लिखोगे? 4 गुना कितना हो गया आपका 7। अब एक बात यहां समझिए, 4 को जहां तक तोड़ने का सवाल है, 4 को तो 2 गुना 2 भी आप लिख सकते थे, है ना। लेकिन उस स्थिति में क्या होता है ना, फिर देखिए डिफरेंस अलग हो जाता, जिससे आप लास्ट करते अगला शुरू होता, फिर वो आगे सीरीज गड़बड़ हो जाता। लेकिन आप देखोगे जब ऐसे हम लिख रहे हैं तो इसका सेकंड इसका फर्स्ट हो गया, अब की बार इसका सेकंड जो है इसका फर्स्ट हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से डॉट 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 3 के डिफरेंस पर टूटा है, इसको लिखेंगे 97 गुना क्या लिखेंगे 100। नहीं तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहला काम यही करना है, प्रत्येक के हर को दो भाग में ऐसा तोड़ना है कि हर का यानी पहला का सेकंड टर्म उसके अगला का फर्स्ट टर्म हो जाए। उसके बाद देखिए यहां पर डिफरेंस कितना का 3 का, है ना, ऊपर कितना 1। तो देखो जितना का डिफरेंस है अगर उतना ऊपर नहीं हो, ऊपर 1 मौजूद हो तो कुछ नहीं करना, 1 बटा जो अंतर उसको बाहर में लिख दीजिए और करना 1 बटा पहला टर्म माइनस में 1 बटा लास्ट वाला टर्म, यही तो काम करना है। तो यह हो जाएगा आपका 1 बटा कितना हो जाएगा आपका 3, है ना। अब देखिए 100 में से 1 चला गया, कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 99 बटा कितना हो जाएगा आपका 100, है ना। देखिए 1/3 और ये हो गया 100 में से 1 गया 99/100, 3 से काट लीजिए कितना बार में? 33 बार में, है ना। यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 33 बटा कितना हो जाएगा आपका 100, 33/100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर है। जी हां, यानी इस व्यंजक का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 33 बटा कितना हो जाएगा 100। चलो अगले सवाल की ओर आ जाओ। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कहता सुनिए। कहता है पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, जी हां, और पेड़ के नीचे बकरियां चल रही, यानी तोता और बकरी का चर्चा है। उनके सिरों की कुल संख्या 35, यानी तोता और बकरी मिलाकर के, जबकि पैरों की कुल संख्या 90 है। तोतों की कुल संख्या ज्ञात करें। प्रोसेस तो आपको हम सिखाए ही हैं, एग्जाम में कैसे बनाना यह भी हम आपको बताए हैं। ये चेला ध्यान रखना कि अगर 2 टंगरी वाला का मान पूछा जाए, ध्यान रखना, अगर 2 टंगरी वाला का मान पूछे तो याद रखना सिर गुना 4, है ना, माइनस में पैर बटा 2, 2 टंगरी की स्थिति में। अगर 4 टंगरी वाला का मान पूछा जाए, है ना, तो याद रखिएगा, है ना, सिर गुना 2 माइनस में पैर बटा 2। अगर 4 टंगरी वाला का पूछे तो इसका प्रयोग करना है, 2 टंगरी में इसका और 4 टंगरी की स्थिति में इसका। अब एक बात ध्यान रखना, इसका फॉर्मेट एक्चुअली उल्टा हुआ करता है, 4 टंगरी वाला का पैर माइनस में सिर गुना 2/2, है ना। लेकिन हम उसको एक जैसा और आपको ध्यान रखने में सहूलियत प्रदान हो इसलिए हम दोनों को एक जैसा लिख देते हैं। हाँ, तो यहां पर मान निगेटिव आएगा, 4 टंगरी वाला का मान अगर इस फॉर्मेट से आप निकालोगे तो उसको निगेटिव नहीं, उत्तर पॉजिटिव करना है। समझ रहे हो बात को? जी हां, अगर 2 टंगरी वाला का पूछा जाए तो 4 से गुना करना है, 4 वाला का पूछे तो 2 से गुना करना है। अब बात तोता और बकरी का। तोता का कितना पैर? तो 2 पैर। बकरी का कितना? 4 पैर। पूछा किसका गया आपसे? तोता का संख्या, यानी 2 टंगरी वाला का मान पूछा तो सिर। अच्छा, सिर कितना था कुल मिलाकर के? तो 35, है ना। तो 35 गुना 4, जबकि पैर का संख्या कितना है? पैर का संख्या है 90, है ना, और बटा कितना हो गया आपका 2। जी हां, तो देखिए 140 में से 90 चला गया, यानी 50, 50/2 कितना हो जाएगा आपका 25। यही आपका राइट आंसर है, 25 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। जी हां, यानी तोतों की कुल संख्या कितना है? तो 25 है। जी हां, अगर 2 टंगरी का मान पूछा जाए, 2 टंगरी वाला का, तो सिर गुना 4 माइनस में पैर बटा 2, जबकि 4 टंगरी वाला का पूछा जाए तो सिर गुना 2 माइनस में पैर बटा 2। दोनों की स्थिति में
1/2 होगा, उल्टा गुना करना है, 2 टंगरी वाला की स्थिति में 4 से गुना करना है, 4 वाला की स्थिति में 2 से गुना करना है। जी हाँ, 4 वाला की स्थिति में मान निगेटिव आएगा, लेकिन उसको पॉजिटिव उत्तर करना है। चलिए आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या तीसरा, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, यह सुन लीजिए आराम से। कहता 3 अलग अलग मोबाइल पर स्टॉप वॉच में अलार्म सेट किया गया है। जी हाँ, क्या कहता है, जो क्रमशः 15, 20 और 25 सेकंड के अंतराल पर बजता है। कहने का मतलब जो है, जो अलार्म है वह पहला स्टॉप वॉच में 15-15 सेकंड के अंतराल पर बजता है, दूसरा में 20-20 सेकंड के अंतराल पर, और तीसरा में 25-25 सेकंड के अंतराल पर बजता है। तो पहले हम यह निकाल लेते हैं कि अगर सारे स्टॉप वॉच का अलार्म अगर एक साथ अभी बजा दिया जाए तो पुनः कितना देर बाद एक साथ बजेगा। तो क्या करेंगे, सारे के समय का एलसीएम निकाल लेंगे, नहीं यानी 15, 20 और 25 का एलसीएम निकाल लेंगे। अच्छा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 300। कितना मेरे भाई, इसका एलसीएम हो जाएगा 300। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर सारे स्टॉप वॉच के अलार्म को एक साथ अभी बजा दिया जाए तो पुनः 300 सेकंड बाद ऐसा स्थिति आएगा कि सारा स्टॉप वॉच का अलार्म जो है वह एक साथ बजेगा। अब देखिए ना, 9:25 पर एक साथ बजा है। जी हाँ, समझिए बात को, 9:25 पर एक साथ बजा है। अब पुनः कितने समय बाद, यानी कितना बजे एक साथ बजेगा, तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजते रहेगा, या तो 300 सेकंड के अंतराल पर। अच्छा, 300 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दोगे तो 300/60 यानी 5 मिनट के बाद, तो इसमें 5 मिनट और जोड़ लीजिए। जी हाँ, 9:25 में आप 5 मिनट जोड़ लीजिए, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 9:30 आपका उत्तर हो जाएगा। कितना मेरे भाई, 9:30। यही आपसे पूछा गया था, 9:30 वाला उत्तर कर दीजिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, ए नंबर जो है वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 4। अच्छा देखो, रूट के अंदर एक ही वैल्यू का प्रयोग किया गया है और अनंत बार आया है टर्म, इनफाइनाइट बार आया है। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो जिस संख्या का चर्चा उसको उठा लीजिए और इसको दो भाग में ऐसा तोड़ो, है ना, कि दोनों गुणनखंडों के बीच में अंतर 1 का होना चाहिए। अच्छा, 12 को क्या लिखोगे मेरे भाई, तो लिखेंगे 3 गुना 4। प्रश्न प्लस में है तो बड़ा वाला उत्तर कर देंगे, इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 4। अगर माइनस के केस में होता तो छोटा वाला उत्तर करते, कितना करते, 3। अब एक हम बात बताते हैं, इसमें तो ऐसा टर्म दिया गया था, ऐसा संख्या का प्रयोग किया गया था जिसको दो भाग में आपने ऐसा तोड़ा जिसके दोनों गुणनखंडों के बीच में 1 का अंतर हो गया। लेकिन प्रश्न तो ऐसा भी आएगा जिसको आप दो भाग में तोड़ोगे तो 1 के डिफरेंस पर टूटेगा ही नहीं। अगर 5 का चर्चा कर दिया जाए, 10 का चर्चा कर दिया जाए, तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, है ना। चलिए ध्यान रखिएगा, आप 2 बात ध्यान रखोगे। देखो, √a, हाँ प्लस में √a, है ना, प्लस में √a डॉट 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 इन्फिनिटिव बार आ जाए, है ना, अनंत बार आ जाए, तो इसका उत्तर आप याद रखोगे √1 + 4a, है ना। अब देखिए प्लस में, तो प्लस में 1 क्या हो जाएगा आपका, 2। अगर माइनस का स्थिति आ जाए, है ना, जैसे √a माइनस में √a, हाँ जी हाँ, माइनस में डॉट 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 इन्फिनिटिव, तो इसका उत्तर आप याद रखोगे √1 प्लस में 4a, है ना, माइनस में 1 क्या याद रखोगे, 2। जी हाँ, प्लस की स्थिति में इसका इस्तेमाल कीजिए, माइनस की स्थिति में इसका इस्तेमाल कीजिए। यह सारे परिस्थितियों में लागू है, चाहे वह 1 के डिफरेंस पर टूटे चाहे ना टूटे। चलिए वैसे भी उत्तर कर सकते हैं आप, बिल्कुल प्लस का केस है तो इसका उत्तर क्या करोगे, तो करोगे √1 + 4a। चर्चा किसका, 12 का, है ना। चलिए प्लस में, तो प्लस में 1 कितना हो गया, 2। अच्छा, 49 का कितना हुआ, 7, 7 1 8/2, उत्तर कितना हो जाएगा आपका, 4। जैसे मर्जी वैसे प्रश्न को बना सकते हैं, लेकिन हाँ इस मेथड में आप केवल वैसे प्रश्नों को सोल्व कर पाओगे, है ना, जिस संख्या का चर्चा हो उसको अगर 1 के डिफरेंस पर आप तोड़ पाओ तो, अगर नहीं टूटे तो फिर इसी फॉर्मेट पे आना होगा या फिर प्रोसेस से बनाना होगा प्रश्न को। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 5वां की ओर आ जाते हैं। अच्छा देखिए क्या कहता, सुनिए आराम से, 5 नंबर बहुत ही बढ़िया सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कमीशन की दर 8% से 10% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय जो है वह अपरिवर्तित रहती है, तो बताइए व्यवसाय के मूल्य में जो है कितने प्रतिशत का जो है कमी हुआ, उसी को ज्ञात करना है। अब एक बात सुनिए, पहले दलाल को 8% कमीशन दिया जाता था व्यवसाय का, अब जो है दलाल को 10%, लेकिन व्यवसाय में जो है, हाँ लेकिन एक बात बोला गया है, वो जो दलाल है उसके आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सोचिए, दलाल का प्रतिशत भी बढ़ा दिया गया
और उसके आय में कोई तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका मतलब व्यवसाय में गिरावट हुआ है। तो पहले मान लेते हैं कि व्यवसाय 100 रुपया का हुआ करता था और इसका 8% दलाल को दिया जाता था। कितना? 8%। जबकि अब व्यवसाय 22 रुपया का हुआ करता है, अब इसमें दलाल को कितना प्रतिशत कमीशन मिलता है? 10%। दलाल के आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी पहले जितना कमीशन मिलता था उतना अभी भी उसको कमीशन मिल रहा है। चलिए, दलाल के आय को दोनों स्थिति वाला को बराबर कर लिया गया। यहां से प्रतिशत काट के हटा लीजिए। देखिए 4 दूना 8 और 5 दूना कितना हो गया? 10। यानी दोनों स्थिति के व्यवसाय में जो है रेशियो जो आया 5:4, यानी 5:4 के अनुपात में कमी आई। इसी को प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करना है। 1 यूनिट का कमी आया पहले की अपेक्षा, कहां से? 5 से। यानी एक जो है 5 का कितना प्रतिशत है? आपका उत्तर हो जाएगा 20%। यानी कहने का मतलब है व्यवसाय में जो है 20% का गिरावट आया है, यानी कमी आया है मेरे भाई। व्यवसाय में कितने प्रतिशत का गिरावट आया है? तो 20% का गिरावट आया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 6। अच्छा सुनिए क्या कहता है। कहता है ए और बी क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र है। पी क्यू उनकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। यदि ए बी बराबर 13 है तो पी क्यू का लंबाई बताइए। जो अनुस्पर्श रेखा है उसका लंबाई आपको बताना है। देखो स्पर्श रेखा दो प्रकार का होता है मेरे भाई। जो सीधा खींचा जाता है ना उसको कहा जाता है अनुस्पर्श रेखा या सीधी स्पर्श रेखा, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसका लंबाई हुआ करता है √d² माइनस में r माइनस r का होल स्क्वायर। जबकि जो क्रॉस खींचा जाता है उसको कहा जाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जिसका लंबाई हुआ करता है √d² माइनस में r प्लस r का होल स्क्वायर। जो क्रॉस खींचा जाता उसका, उसको अनुप्रस्थ कहा जाता, अंग्रेजी में उसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहते हैं। चलिए ए और बी क्रमशः 11 और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र है। पी क्यू वरिष्ठ स्पर्श रेखा है। अच्छा दोनों केंद्र के बीच का दूरी 13 है। अच्छा देखिए अगर स्पर्श भी करेगा तो केंद्र के बीच का डिस्टेंस 17। इसका मतलब प्रतिच्छेद कर ले रहा है दोनों वृत्त एक दूसरे को। चलिए प्रतिच्छेद करवा लीजिए दोनों वृत्त को एक दूसरे से, है ना। ऐसा स्थिति बनता होगा। यहां दो वृत्त का केंद्र है जिसमें एक का नाम ए दिया गया, एक का नाम बी दिया गया। दोनों के केंद्र के बीच का जो दूरी दिया गया वह दूरी ए बी कितना दिया गया है आपका? ए बी 13। पी क्यू इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। देखिए यही बात बोला गया, यही पी क्यू है, यही पी क्यू है आपका। पी क्यू के बारे में क्या बोला था? पी क्यू वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा यानी सीधी स्पर्श रेखा है। चलिए इसको मिला लीजिए, है ना, इसको भी मिला लीजिए, यही तो कहानी है। अच्छा दोनों का रेडियस, एक का रेडियस हो गया आपका 11, एक का 6। केंद्र के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा, कितना दे रखा आपको? 13। यही पी क्यू का लंबाई बताना, सीधी स्पर्श रेखा यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लंबाई बताना, जिसका लंबाई हमने आपको बताया √d² माइनस में r माइनस r का होल स्क्वायर, जहां d जो है दोनों केंद्र के बीच का दूरी। अच्छा तो क्या हो गया आपका? यह हो गया 13 का स्क्वायर माइनस में r माइनस r का होल स्क्वायर, 11 माइनस में 6 का होल स्क्वायर। 169 में से 25 गया 144 का क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। कितना मेरे भाई? उत्तर हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। यही जो है ना आपका अनुस्पर्श रेखा का, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा का लंबाई निकल के आ गया पी क्यू का 12 सेंटीमीटर। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी जो है सके आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 7वां। अच्छा 7 नंबर सवाल को देखो आप। कहता 2700 रुपया पर जो है 4 अप्रैल 2022 से 16 जून 2022 तक का जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। पहले समय तो निकाल लो, कितना समय का जिक्र है। अच्छा 4 अप्रैल से कहां तक का बात है? 16 जून का। अप्रैल कितना दिन का? तो कहोगे सर 30 दिन का। 4 अप्रैल का चर्चा हो गया, अप्रैल में कितना दिन बचा? 26। अप्रैल, मई और जून में कहां तक जाना है? 16। यही तो है। यानी आप देखो तो यानी कितना दिन का ब्याज आपको बताना है? 73 दिन का, 73 डेज का। जी हाँ, 73 दिन का आपको ब्याज बताना है। किस राशि का? तो 2700 रुपया का 10% की दर से साधारण ब्याज आपको बताना है। चलिए 2700 रुपया का जो है 10% की दर से 73 दिन का, इसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से क्या करेंगे? डिवाइड, है ना। चलिए बटा में कितना हो गया आपका? बटा में हो गया आपका 100। यही कहानी है।
73 से काट लो कितना बार में, 5 बार में, 2 शून्य काट के उड़ा दीजिए, 5 से कट गया 2 बार में, 27 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 54 रुपया, आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 रुपीज। जी हाँ, 54 रुपया जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, पहले समय निकाल लिए, कितना समय का साधारण ब्याज आपको निकालने के लिए बोला गया है, तो समय आ गया 73 डेज है ना, 73 दिन का ब्याज चाहिए, 2700 रुपया पर चाहिए और 10% की दर से चाहिए, यानी वह साधारण ब्याज का जो राशि हो जाएगा वह 54 रुपया हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 8वां। कहता रोहन, सोहन और मोहन का जो है मासिक वेतन जो है उसके बीच का रेशियो 4-5-6 है। मोहन का मासिक वेतन रोहन के मासिक वेतन से 800 रुपया अधिक है। अब देखिए ये 800 क्या है, 800 के बारे में बोला, मोहन का मासिक वेतन जो है ना, रोहन के मासिक वेतन से 800 ज्यादा है। चलिए यूनिट के तौर पर देखिए, मोहन और रोहन का यहां डिफरेंस दे रखा नहीं, मोहन का, तो रोहन पहले वाला, मोहन बाद वाला, तो 4 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया आपका 2, यही है ना, यही बात है ना। मोहन का जो मासिक वेतन है ना, वह रोहन के मासिक वेतन से 800 ज्यादा, यूनिट के तौर पर 2 यूनिट ज्यादा है। कहता सोहन का मासिक वेतन का यूनिट कितना है, 5 यूनिट। चलिए सोहन का मासिक वेतन हुआ, लेकिन सोहन का अर्धवार्षिक वेतन आपसे पूछा, 6 महीना का वेतन आपसे पूछा गया, वार्षिक नहीं अर्धवार्षिक। चलिए 6 महीना का वेतन आप निकाल लीजिए, हाथ 2 से इसको काट लीजिए, कितना बार में, 3 बार में, नहीं अच्छा, 5 के 15, 15 के 20 से, जी हाँ, यानी 12,000 रुपया कितना हो जाएगा आपका, 12,000 रुपया। यही आपसे पूछा गया था कि बताओ सोहन का अर्धवार्षिक वेतन क्या होगा। सोहन का जो अर्धवार्षिक वेतन हो जाएगा वह 12,000 रुपया हो जाएगा, कितना, 12,000। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल बच्चा वाला सवाल था। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 9 की ओर आ जाइए, सुनिए क्या कहता है। कहता एक टीवी विक्रेता एक टीवी को जो है 5% के घाटे पर बेचता, यानी हानि पर बेचता है। अगर वह इसे 100 रुपया ज्यादा में बेचता तो 15% का लाभ होता है। देखिए लाभ हानि का तुलना क्रयमूल्य से किया जाता है। पहले होता था 5% का हानि, अगर 100 रुपया अधिक में बेचा तो हो गया 15% का लाभ। पहले क्रयमूल्य से 5% कम में बेचा तक करता था, अब क्रयमूल्य से 15% ज्यादा में बेचा कर रहा है। देखिए कारण 15% ज्यादा में बेचता है, इसका कारण क्या बन रहा है, 100 रुपया अधिक में बेचना। जी हाँ, तो 100 जो है 15 5 20% का मान हुआ। अगर आप 100% निकालोगे तो उस टीवी का क्रय मूल्य निकल के आएगा। 25% लाभ कमाने हेतु टीवी को कितने में बेचना होगा, यानी 25% लाभ कमाने हेतु टीवी का विक्रय मूल्य पूछा। 25% लाभ का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, 125। चलिए 20 से जो है कि काट लीजिए 5 बार में, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा 625 रुपया। कितना मेरे भाई, 625 रुपए। जी हाँ, 625 रुपया। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए, 25% लाभ कमाने हेतु उस टीवी को कितना बेचना होगा, तो 625 में। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। क्या कहता है 10 नंबर सवाल, यह सुनिए आराम से। कहता 60 केजी के मिश्रण में गोल्ड और कॉपर। जी हां, चलिए गोल्ड और कॉपर का चर्चा किया गया। 60 केजी का मिश्रण है, उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना है, 8:7। मिश्रण में गोल्ड की कितनी मात्रा मिला दिया जाए ताकि रेशियो कितना हो जाए, 5:4। अच्छा, गोल्ड की कितनी मात्रा मिला दिया जाए, गोल्ड के मान में परिवर्तन हो रहा है, गोल्ड को मिलाने का बात किया है, यानी कॉपर के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कॉपर को बराबर कर लीजिए, कॉपर के दोनों स्थिति को। चलिए कॉपर का पहले वाला मात्रा बाद वाला मात्रा को बराबर कर लेते हैं। अब गुना किए तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा। चलिए कॉपर बराबर हो गया, गोल्ड का स्थिति देखिए कितना बढ़ा है, तो 32 से हो गया आपका कितना, 35। कितना यूनिट बढ़ा आपका, 3। अच्छा, पहले का मिश्रण कई केजी का था, 60 केजी का। यूनिट देखिए, गुना करने के बाद गुना वाला, तो 32 और 28 कितना हुआ आपका, ये 32 28 हो गया आपका 60, यानी 60 यूनिट बराबर 60 किलोग्राम। एक यूनिट का मान निकाल लिया गया, 3 यूनिट का मान आपको बताना है, यानी कितना हो जाएगा आपका, 3 किलोग्राम। जी हां, 3 केजी आपका राइट जवाब हो जाएगा, 3 किलोग्राम। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जी हां, ए नंबर। चलिए यहां तक किन्हीं को अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए। चलिए, सोनू बोल रहे हैं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, राहुल भी बोल रहे हैं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 11 की ओर। देखो पी का मान दे रखा है आपको 1/√6 माइनस में √5 पी स्क्वायर प्लस में 1/p स्क्वायर का मान आपसे पूछा जा रहा है। नहीं
अच्छा, तो p का मान दे रखा है, तो पहले आप p प्लस में 1/p का मान निकाल लो जी। हाँ, p प्लस में 1/p का जो है कि आप मान निकाल लो। अच्छा, तो p का मान देखिए ना, यह p का मान है 1/√6 माइनस में क्या है आपका √5, जबकि 1/p का मान इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा √6 माइनस में क्या हो जाएगा आपका √5, नहीं इसका इन्वर्स उल्टा। इसको परमेयकरण कर लो, आप रेशनलाइज कर लो, तो ये हो जाएगा √6 प्लस में क्या हो जाएगा आपका √5, नीचे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, 6 में से 5 चला जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस में हो गया आपका √6 और माइनस में क्या हो गया आपका √5। देखिए √5 से √5 काट लीजिए, यह 2√6 हो गया, क्या हो गया आपका, यह हो गया 2√6, यह p प्लस में 1/p का मान हो गया। आपसे क्या पूछा गया, कहता है बताओ p² प्लस में 1/p² का मान बताओ। प्लस का स्थिति है, राइट साइड का स्क्वायर करके जो है हम क्या करेंगे, 2 घटा लेंगे, नहीं। अच्छा देखो ना, √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 24 में से 2 चला गया, उत्तर कितना हो जाएगा आपका 22। जी हाँ, 22 आपका राइट जवाब हो जाएगा 22। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। क्या उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 12। अच्छा क्या कहता सुन लीजिए, प्रेम तथा आशीष एक साथ मिलकर एक काम को जो है 20 दिन में, कौन कौन, प्रेम और आशीष जो है एक साथ मिलकर काम को कितना दिन में करता है, 20 दिनों में। कहता उन्होंने एक साथ 15 दिन तक काम किया, बताओ 15 दिन में कितना काम करेगा, तो 15 दिन में 15 एक दिन में 1/20, 20 दिन में पूरा करता है, एक दिन में 1/20, 15 दिन में 15/20, यानी इतना काम कर लिया। उसके बाद आशीष काम छोड़ दिया, शेष काम, तो शेष काम निकाल लीजिए, तो यह 3/4 हो गया आपका, तो 3/4 काम हो गया, बचा काम कितना, 1/4। जो शेष काम बचता है उसको आशीष, प्रेम जो है आशीष छोड़ देता है, शेष काम को प्रेम पूरा करता है 15 दिन में। हाँ देखिए, प्रेम जो है वह 15 दिन में शेष काम यानी 1/4 पूरा के लिए ज्यादा समय लेगा, कितना लेगा 60, यहां से पूरा कार्य जुम कर लीजिए, कितना 60, इफिशियंसी हो जाएगा 3 और कितना 1। अब क्या पूछा गया, बताओ आशीष अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। आशीष का पर्सनल टाइम बताना है, तो पूरे कार्य में आशीष के इफिशियंसी से डिवाइड कीजिए, तो कैसे निकालेंगे, दोनों के इफिशियंसी में जो है प्रेम वाला घटा लीजिए, 3 में से गया 2, यानी आशीष का एफिशिएंसी 2 हुआ, अतः आशीष अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 30 दिनों में जो है कि पूरा कर दे। कितना दिन में, 30 दिन में। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। जी हाँ, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ, सी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 13। अच्छा 13 नंबर सवाल, थोड़ा होशियारी से समझ बुझ करके इसमें काम कीजिए। कहता है दुकान का मालिक वस्तुओं का मूल्य 20%, देखिए दुकानदार का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया जो है। जी हाँ, दुकानदार का क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, 100 रुपया 1 किलोग्राम का, 20% अधिक कीमत अंकित करता। कितना कीमत अंकित किया, 120 अंकित किया। दर 10% का छूट दे, देखिए 120 अंकित करता है 1 किलोग्राम का, 10% डिस्काउंट पर बेचता। अच्छा सोचो 120 का 10% कितना हो जाएगा, तो 12। जी हाँ, 120 में से 12 घटा लीजिए, यानी कितना बेचता है इसको, 108 में। लेकिन क्या कहता है, गलती से उसका वजन, देखिए यह तो सब चीज सोच रखा था, डिस्काउंट देने के लिए भी सोच रखा था, लाभ कमाने हेतु भी सोच रखा था, 20% बढ़ा करके रखा था जरूर, लेकिन उसमें जो है कहता था ग्राहक को 10% का डिस्काउंट पर ही बेचता था, है ना। यह हर एक स्थिति को सोच करके रखा था कि डिस्काउंट तो दे दे, ग्राहक को खुश और हमको लाभ हो जाए। लेकिन स्थिति ऐसा बनता है, तौलने के दौरान 1 किलो की जगह पर 1100 ग्राम तोल देता है। सोचिए 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य 100 रुपया है। जी हाँ, तो 1100 ग्राम का कितना हो जाएगा, 110। यानी कहने का मतलब है 100 रुपया के बदले 110 रुपया का सामान देता है। तब इसको क्या हो गया, देख लीजिए, हानि हो गया। 110 रुपया का सामान 108 में बेच रहा है, लॉस कितना का, 2 का। कहां से लॉस हो रहा है, 110 से, यानी 2 जो है 110 का कितना प्रतिशत है, अब देख लीजिए 20/11। जी हाँ, यानी 1 दशमलव समथिंग वाला ऑप्शन 1.8% का लॉस है। जी हाँ, 1.8% का। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। जी हाँ, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, डी नंबर। डी नंबर 1.8% का हानि हो जाएगा दुकानदार को। चलिए, दुकान मालिक जो है उसको। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 14। अच्छा 14 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिए आराम से। रोहन एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर, देखिए यह वर्गाकार मैदान है, यही वर्गाकार मैदान है। रोहन एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोनिक बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है।
जी हाँ, ए से साइकिल चलाना शुरू करता है और 1 घंटे के बाद कोनिक बिंदु सी पर, यहां देखिए कोनिक बिंदु सी पर जो कर्ण एक के विपरीत यहां से चलाना शुरू किया और कहां गया, देखिए यहां से साइकिल चलाना शुरू किया और कहां पर पहुंच गया, यहां तक आ गया। यानी इसके द्वारा जो दूरी तय किया गया 1 घंटा में, ये देखिए इसके भुजा वर्ग है तो इसका चारों भुजा बराबर होगा, है ना, जी हाँ, तो इसके भुजा का दुगना डिस्टेंस तय किया गया। पहले दूरी निकाल लीजिए। अच्छा, इसका स्पीड कितना था, स्पीड था, जी हाँ, किस स्पीड से चलता था, 10 के स्पीड से। 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 10 किलोमीटर। यह देखिए इसके भुजा का दुगना दूरी तय करता है। भुजा निकालने के लिए आधा कर लीजिए, यानी इस वर्गाकार जो है ना, वर्गाकार जो आपका मैदान है, इसका प्रत्येक भुजा का लंबाई जो हो जाएगा वह 5 किलोमीटर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। उत्तर कितना हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका 25 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 25 वर्ग किलोमीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। जी हाँ, एक बात होशियारी से ध्यान रखना, ऐसे दूरी को नहीं तय किया है। क्या बोला है, बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है, 1 घंटा के बाद कोनिक बिंदु सी पर चलता है जो कर्ण ए के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, अगर कहता विकर्णता चलता है, विकर्णता का बात होता तो जो दूरी तय करता उसके विकर्ण का लंबाई आता। जब विकर्ण मालूम होता तो उस परिस्थिति में स्क्वायर का एरिया क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर बाई 2 हुआ करता है। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 15 पे आ जाइए। क्या कहता है 15 नंबर सवाल, यह सुनिए आराम से। कहता है पाइप ए 14 घंटे में जो है वह कुआं से पानी निकाल सकता है। चलिए, ए का पर्सनल टाइम निकालने वाला, खाली करने वाला है, 14 घंटा है। जबकि पाइप बी प्रति घंटा 15 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो बी का पर्सनल टाइम नहीं दे करके उसका इफिशियंसी दे रखा है, उसका पानी निकालने का दर दे रखा है। तो देखिए जिसका दर दिया जाए, जी हाँ, जिसका दर दिया जाए उसी का पर्सनल टाइम पहले हम निकालते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। यदि दोनों पाइप जो है हर 10 घंटा में पानी पूरी तरह से बाहर निकालता है, दोनों खाली करने वाला है ए और बी। चलिए दोनों मिलकर 10 घंटा में जो है वह कहता है, दोनों मिलकर 10 घंटा में पानी पूरी तरह से कुआं से बाहर निकाल देता है। यानी कहने का मतलब ए जो है वह 14 घंटा में पानी निकालने का काम करता है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर 10 घंटा में ही निकाल देता है। चलिए यहां से कुआं का पूरा एफिशिएंसी कितना हो गया, 70। देखिए चलिए एफिशिएंसी इसका हो जाएगा -5 और इसका कितना हो गया, -7। कहता कुएं की क्षमता बताइए, तो जिसका दर दिया जाएगा पहले उसका पर्सनल टाइम निकाल लीजिए। यानी बी का दर दिया गया है। चलिए बी का पर्सनल टाइम कितना देर में कुआं को खाली करेगा, तब कुआं के एफिशिएंसी में बी की एफिशिएंसी डिवाइड कीजिए। यह जो खाली करता है इन्ना पाइप ए वह 1 घंटा में 5 यूनिट, जबकि दोनों मिलकर 7 यूनिट, यानी बी 1 घंटा में कितना खाली करता है, 2 यूनिट। यानी इसको कितना देर लगेगा खाली करने में, 35 घंटा। और इसका क्या दिया था खाली करने का दर, क्या बोला था, 15 लीटर जो है प्रति घंटा के हिसाब से खाली किया करता है। यानी 1 घंटा में 15 लीटर, 35 घंटा में पूरा कुआं खाली करता है। 35 गुना 15, यही तो कुआं का एफिशिएंसी हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। 35 देख लीजिए आप, ऐसे 15 से 30 में गुना कर लीजिए, 475, यानी 525। यानी कुआं का एफिशिएंसी कितना लीटर का है, 525 लीटर का कुआं है। जी हाँ, 525 लीटर। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी। बस सिंपल सा बात है, पाइप एंड सिस्टर्न का प्रश्न है ना, यहाँ कुआं भरने का बात हुआ है। हाँ, बस इसमें यही ध्यान रखोगे इस प्रकार के प्रश्न में, जब भी टंकी का धारिता, एफिशिएंसी आपसे पूछा जाए, आयतन आपसे पूछा जाए, तो देखिए उसमें जो है किसी एक नल का, चाहे वो भरने वाला हो खाली करने वाला हो, उसका दर दिया जाता है। जिसका दर दे उसका पर्सनल टाइम निकालिए और उसके दर में गुना करके आप टंकी का धारिता, एफिशिएंसी निकाल लीजिए। आ जाइए प्रश्न संख्या 16 पे। कहता है ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ट्रेन का स्पीड दे रखा है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से विपरीत दिशा में ट्रेन के समानांतर, देखिए व्यक्ति जो है ट्रेन के विपरीत दिशा में आ रहा है ना, चला रहा है। यदि ट्रेन 54 सेकंड में उस आदमी को पार करता है, ट्रेन का लंबाई, सिंपल सा बात है, आदमी को पार करेगा यानी खुद की लंबाई को पार करेगा, तो जो दूरी निकल के आएगा वही ट्रेन का लंबाई होगा। दूरी निकालिए। चलिए डायरेक्शन कैसा, अपोजिट है ना। 30 जो है स्पीड ट्रेन का है, 10 व्यक्ति का है, 30 और 10 कितना हो गया, 40। इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कर लीजिए। अच्छा, आदमी को कितना देर में पार करता है, 54 सेकंड में। यही तो दूरी है, जो दूरी है वही ट्रेन का लंबाई है। इसको 3 बार में काट लीजिए, यानी 15 चौके 60, यानी ट्रेन का लंबाई कितना हो जाएगा आपका, 600 मीटर। कितना, 600 मीटर। जी हाँ, ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जी हाँ, डी नंबर सवाल, डी नंबर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सा सवाल था,
खाली समझना है। देखिए आपको हम दो स्थिति बताए हैं ट्रेन में चला कि अगर ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करते इसमें लंबाई नगण्य के बराबर हो, जैसे टेलीग्राफ का खंभा, बिजली का खंभा, पोल या फिर खड़ा व्यक्ति, तो इन सब परिस्थितियों में दूरी जो होता है ट्रेन का लंबाई, चाल भी ट्रेन का चाल, है ना। और एक और स्थिति बताए हैं कि अगर ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई तो हो किंतु रुका हुआ हो, जैसे प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा, सुरंग, रुकी हुई ट्रेन, अगर इस सब चीज को पार करता है तो उस स्थिति में दूरी होता है रेलगाड़ी का लंबाई प्लस में जिसको पार करता है उसकी लंबाई, चाल वहां भी ट्रेन का चाल होता है। बस यही दो कंसेप्ट के माध्यम से हम ट्रेन के सारे प्रश्नों को बना लिया करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 17। यदि एक समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन का बात किया गया, समबाहुभुज कहने का मतलब वैसा बहुभुज जिसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो। चलिए समबाहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री ज्यादा है ना। अच्छा आप क्या जानते हो किसी बहुभुज में एक अंतर एक बाह्य कोणों का योग कितना होता है आपका 180। जी हाँ, इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर बराबर में कितना 180 किसी भी बहुभुज के लिए, चाहे वह समबाहुभुज हो चाहे ना हो, एक अंतर एक बाह्य कोणों का योग 180 हुआ करता है। अब यहां पर क्या कहता है, आंतरिक और बाह्य कोणों के बीच का डिफरेंस 100 जो है, आंतरिक और बाह्य कोण से 132 डिग्री ज्यादा है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 132, जबकि योग हम कितना जानते हैं 180, है ना। चलिए यहां से एक बाह्य कोण का मान निकाल लीजिए, यहां से माइनस कर लीजिए, प्लस हो जाएगा या माइनस। अब देखिए तो यहां से हो जाएगा दो बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 48, यानी प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री हो जाएगा आपका 24 डिग्री। अब देखिए बाह्य कोण क्यों निकाले कि किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, अंतःकोण 2n-4 समकोण या फिर n-2 संपूरक, बाह्य कोण फिक्स हुआ करता है, तो सभी बाह्य कोणों का योग 360, उसमें एक बाह्य कोण से भाग लगा दीजिए, है ना। यहां पर समबाहुभुज है, प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है, प्रत्येक भुजा इसका बराबर होता है, एक बाह्य कोण से भाग लगाएंगे, है ना, तो जितना कोण होगा उतना भुजा, 24 से काट लीजिए कितना बार में 15 बार में, यानी उस बहुभुज में कोणों का संख्या अगर 15 है ना तो भुजाओं का भी संख्या कितना हो जाएगा 15, यानी उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना है 15 है। जी हाँ 15। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 18, और यह भी एक देखिए पॉलीगन का ही प्रश्न है। यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री है, इसकी कितनी भुजाएं हैं, सभी बाह्य कोणों का योग कितना 360, या परमानेंट फिक्स हुआ करता है, एक बाह्य कोण से भाग लगा देंगे, लेकिन हमको दिया गया अंतःकोण, हम आपको बताएं एक अंतर एक बाह्य कोणों का योग 180, तो 180 में से आप अंतःकोण घटा लीजिए या एक बाह्य कोण आ जाएगा, सभी बाह्य कोणों के योग में एक बाह्य कोण से भाग लगा दीजिए, जितना कोण उतना भुजा। जी हाँ 60 से कई बार में कट जाएगा 6 बार में, यानी उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं 6। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। जी हाँ लगातार दो पॉलीगन का प्रश्न था। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 19। अच्छा 19 नंबर सवाल क्या कहता है, आराम से सुनिए। ये अपने कोटि पूरक, हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था चला। देखो पूरक जिसको अंग्रेजी में जो है कहा जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल, इसका हिंदी नाम एक और है, पूरक कहिए या कोटि पूरक कहिए। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसी को पूरक या कोटि पूरक यानी कंप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, और जब दो कोणों का योग जो 180 हो जाए उसको समपूरक यानी अंग्रेजी में उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। चलिए आइए प्रश्न पे, ए अपने जो है कोटि पूरक, समझिए ए जो है इसका कोटि पूरक यानी पूरक क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा आपका ए, कहता ए अपने कोटि पूरक इससे जो है कितना डिग्री ज्यादा है 26 डिग्री क्या है आपका ज्यादा है। हर ए जो है ए अपने कोटि पूरक से 26 ज्यादा है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 2a बराबर में कितना हो जाएगा आपका 116, यानी ए का मान कितना डिग्री हो गया आपका 58 डिग्री। चलिए ए का तो मान निकल के आ गया। अब दूसरा शर्त पे आते हैं, बी के बारे में क्या बोला, बी अपने संपूरक, इसका संपूरक कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में कितना बी अपने संपूरक कोण से 30 डिग्री, इसका संपूरक बी का यह है, इससे 30 डिग्री कम है कौन बी। जी हाँ सोल्व कीजिए तो यह हो जाएगा 2b बराबर में, है ना 180 में से 30 चला जाएगा, यह हो जाएगा 150, यानी b का मान कितना डिग्री हो जाएगा आपका 75 डिग्री। अब क्या पूछा बताओ, a माइनस बी का मान आपसे पूछा गया। चलिए एक उत्तर कर दीजिए, a माइनस बी तो यह हो जाएगा आपका 58 माइनस में 75। अब आप देख लो, यानी आपका रिजल्ट जो हो जाएगा माइनस में 17 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में 17 डिग्री वाला उत्तर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, खाली कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। चलिए आखिरी प्रश्न पे आ जाइए, यह मैथ्स का आपका आखिरी सवाल है जो सर्कल से पूछा गया सवाल है। क्या कहता है सुनो,
कहता दी गई आकृति में जीवा ए बी और सी डी बिंदु यल पर जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, सबका लंबाई गिवन किया गया, ए बी का मान आपसे पूछा गया है, जिसको एक्स के रूप में निरूपित किया गया। देखो एक बात ध्यान रखना, यहां पर क्या हो रहा है, वृत्त की दो जीवाएं बाहर जाकर एक बिंदु पर स्पर्श करता है। देखो अगर वृत्त की दो जीवा बाहर जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो यहां कंडीशन क्या होता है, सुनिएगा, एल डी, जी हाँ एल डी है ना, गुना एल सी, एल डी गुना एल सी बराबर में एल ए और गुना होता है आपका एल बी। यही कंडीशन फुलफिल हुआ करता है। चलिए एल डी का मान 11 छो कितना हो गया आपका 17, एल सी का मान 6, एल ए का मान हो गया 4 प्लस में कितना x, और जबकि एल बी का मान कितना हो गया आपका 4। अब इसको सोल्व कीजिए, यह हो जाएगा 3 या कितना हो जाएगा 2। अब देखिए ना x का जहां तक सवाल है, x बराबर 51/2 कितना हो जाएगा 25.5 में से 4 घटा लीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका 21.5, कितना 21.5 सेंटीमीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ 21.5 सेंटीमीटर। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। यहां पर यही बात को आपको ख्याल रखना है कि अगर वृत्त की दो जीवाएं बाहर जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो एल डी गुना एल सी बराबर में एल ए गुना एल बी, यह कंडीशन फुलफिल हुआ करता है। और यहां से एक्स का मान निकल करके आ गया 21.5 सेंटीमीटर। चलिए आ जाते हैं रीजनिंग वाले सवाल पे। आ जाइए प्रश्न संख्या 21। ये देखिए सीरीज का सवाल है, कौन सा गलत पद है, आप सिंपल सा बात है यहां सोच करके देखो, है ना। यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि लिखा गया है 1 का क्यूब। जी हाँ 1 का क्यूब प्लस में कितना लिखा गया 1। अब की बार क्या लिखा गया, प्लस में 1। अब की बार लिखा गया 2 का क्यूब प्लस में कितना 1। अब की बार लिखा गया है 3 का क्यूब प्लस में 1। यही तो लिखा गया 3 का क्यूब और प्लस में कितना लिखा गया 1। अब देखो अब की बार जो लिखा गया है वह 4 का क्यूब प्लस में 1 लिखा गया। अब की बार जो लिखा गया 5 का क्यूब प्लस में 1। अब की बार 6 का क्यूब है ना, और यहां पर प्लस 1 नहीं किया गया है, 216 ही छोड़ दिया गया है। जबकि यहां पर फिर आप देखोगे तो 7 का क्यूब प्लस में 343, 344, यहां पर गलत जो असंगत है सीरीज में उसी को ढूंढ करके बताना था। तो यहां पर आप देख रहे हो कि बढ़ते क्रम में प्राकृतिक संख्या का जो है क्यूब करके एक बढ़ा दिया गया है, लेकिन 216 में स्थिति वैसा ही छोड़ दिया गया, केवल क्यूब करके छोड़ दिया गया। तो यह सीरीज से डिफरेंट है 216। आगे बढ़ जाइए प्रश्न संख्या 22। यह तो देखिए मुजवानी का सवाल है, सोच समझने वाला सवाल है, बुझबुझौल। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पानी को काला, काला को पेड़, पेड़ को नीला, नीला को बरसा, बरसा को गुलाबी, गुलाबी को मछली कहा जाए तो उस भाषा में आकाश का रंग क्या होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में पहले हकीकत उत्तर को ढूंढो कि हकीकत उत्तर क्या होगा। अच्छा आकाश का रंग एक्चुअली होता कैसा है, तो नीला होता है। अब हम यह देखेंगे कि प्रश्न में नीला का कोड क्या किया गया, नीला को क्या कहा गया, तो नीला को क्या कहा गया, वर्षा, यानी आकाश का रंग कैसा हो जाएगा, तो वर्षा हो जाएगा, है ना। चलिए उटपटांग लगेगा लेकिन उससे मतलब नहीं, आपको सही उत्तर प्राप्त होना चाहिए। आ जाइए 7:20 का समय हो रहा है घड़ी में। कहता है बड़ी और छोटी सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। बड़ी और छोटी सुई कहने का मतलब देखो बड़ी सुई जो कहा जाता है वो मिनट वाले सुई को कहा जाता है लॉन्ग हैंड पॉइंट, जबकि घंटे वाले सुई को शॉर्ट हैंड पॉइंट कहा जाता है। और छोटे वाली सुई कहने का मतलब घंटा की सुई। दोनों के बीच का कोण बताना। आपको क्या सिखाया है कि थीटा बराबर होता है 30 घंटा माइनस में 11/2 मिनट, या फिर 11/2 मिनट माइनस में 30 घंटा। जो बड़ा बड़ा वाला छोटा वाला घटा लीजिए आप, है ना। 11/2 मिनट माइनस में 30 घंटा। चलिए अब यहां से क्या करोगे आप, एक बार 30 घंटा का मान निकाल लो। क्या करोगे, 30 घंटा, 7:20 का चर्चा है तो 30 गुना 7 कितना हो जाएगा आपका 210। एक बार 11/2 मिनट, मिनट का मान कितना हुआ आपका 20, 10 बार में काट लीजिए, यह हो जाएगा 110, यानी थीटा हो जाएगा 210 माइनस में 110। उत्तर कितना डिग्री हो जाएगा आपका 100 डिग्री। आपका राइट जवाब हो जाएगा कितना 100 डिग्री। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए। तो घंटा और मिनट के सुई के बीच का अगर जब भी कोण निकालना हो तो बस केवल याद रखना थीटा बराबर 30 घंटा माइनस में 11/2 मिनट, या फिर 11/2 मिनट माइनस में 30 घंटा। जो बड़ा बड़ा वाला छोटा वाला घटा लीजिए। आ जाइए प्रश्न संख्या 24 पे। क्या कहता है 24 नंबर सवाल, यह देखो। कहता है कि एक परीक्षा में पास होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां, नीचे से 29वां। तो पहले पास करने वाले का कुल संख्या निकाल लीजिए, कितना पास किया। चलिए गुड्डू का दोनों पोजीशन दे रखा, ऊपर से 16 और नीचे से 29, दोनों पोजीशन दिया, एक घटा लीजिए। चलिए 45 में से एक चला गया, कितना हो गया 44। 44 विद्यार्थी पास किया है। 6 छात्र परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। चलिए 6 को भाग नहीं लिया था, 44 को पास किया, 6 को भाग नहीं लिया था, और 5 विद्यार्थी फेल हो गया। चलिए 5 को और जोड़ लीजिए,
आपसे कहता परीक्षा में कितने छात्रों ने जो है परीक्षा में भाग लिया था, यही तो बात है ना। परीक्षा में कितना व्यक्ति का जो है भाग लेने का बात था, है ना। चलिए तो 44 और 6 कितना हुआ आपका 50 और 5 55, जी हाँ 55 व्यक्ति 55। कौन सा उत्तर करोगे, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आ जाइए आखिरी सवाल की ओर। आज का मॉक टेस्ट का यह आखिरी सवाल है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें तथा बाएं से 19वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। देखो ध्यान रखना, जब भी आपको दो अक्षरों के बीच का अक्षर निकालना हो तो बस दोनों के पोजीशन को जोड़ करके दूसरे डिवाइड कर लीजिए। एक तरफा जोड़ोगे बायां से तो बायां से दोनों का लोगे, दायां से लोगे तो दायां से दोनों का लोगे। चलिए तो बायां से, अभी तो बायां का ही चर्चा किया गया, बायां से 5वां, बायां से 19वां और जोड़ करके दूसरे डिवाइड कीजिए। अच्छा 19 15 24 बटा 2 कितना हो जाएगा 12। 12 में पोजीशन किसका होता है, एल का। जी हाँ एल का 12, एम का 13, एल हो जाएगा आपका, एल आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ एक बार ऐसा स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगा, एक का पोजीशन आपको लेफ्ट से दे देगा, एक का राइट का दे देगा, बीच वाला पूछेगा तो आप क्या करोगे, एक तरफा निकालोगे, दोनों का या तो बाएं से लिखो या तो दाएं से, तभी जोड़ करके आप दूसरे डिवाइड करना तो बीच का अक्षर आपको निकल करके आ जाएगा। तो यह था आज का मॉक टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट नंबर 33 का पूरा 25 सवाल, जिसको हमने कंप्लीट करवा दिया। यानी फिर हम लोग कल मिलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 34 के साथ। और अपने दोस्तों और अपने आपके जितने भी कजन हैं आप सभी को हिंट करते रहिए सारे कोर्स के बारे में। मॉक टेस्ट जो है आपका मात्र 21 रुपए में, बस देख लीजिए कभी यह बंद हो जाएगा ऑफर, इसका समापन हो जाएगा। मैथ्स का भी बैच 21 रुपया में, झारखंड जीके का भी बैच 21 रुपया में, बायोलॉजी का बैच, सारा बैच 21 रुपया में अवेलेबल है। तो जो भी पढ़ने वाले इच्छुक है उनको थोड़ा आप हिंट कर दीजिए, आखिरी चांस है। फिर जो है कल शाम या परसों से फिर आपका फी पहले के जैसा पूर्ववत हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग का मुलाकात होगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।